दोस्तों समकालीन भारत और शिक्षा का चौथा यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्यक्रम एवं नीति। जो कि दोस्तों परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, कंटिन्यूस जो मूल्यांकन होता रहता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है, जिसमें विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से छात्रों का आकलन किया जाता है, छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों दो बातें सामने आई, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो पहले हम बात करते हैं सतत मूल्यांकन क्या है। तो देखिए, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन, जिससे दोस्तों सतत का जो प्रयोग है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है। यही निरंतरता मूल्यांकन में भी होनी चाहिए, इसलिए सतत मूल्यांकन योजना को निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो ऐसी प्रक्रिया जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है, मूल्यांकन करती है। सभी शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं तथा सभी गैर शैक्षिक व्यवहार के क्षेत्रों की प्रगति के मूल निर्धारण को व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से छात्रों के निम्न पक्षों पर ध्यान देते हैं। तो आइए कौन कौन से पक्ष हैं उनको जानते हैं। पहला पक्ष यहाँ पर है व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण का। तो इसके अंतर्गत समयबद्धता, नियमबद्धता, नैतिकता, उत्तरदायित्व की भावना, स्वच्छता एवं सहयोग, सत्यनिष्ठता, नियमितता, समाज सेवा आदि गुण सम्मिलित है। दूसरे नंबर पर है पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाएं। इसके अंतर्गत वाद विवाद, खेलकूद, भाषण, नाटक, तैरना, स्काउटिंग तथा कार्यानुभव क्रियाएं सम्मिलित है, जिनका मूल्यांकन अति आवश्यक होता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है स्वास्थ्य विवरण। इसमें देखिए, इसमें लंबाई, भार, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास सम्मिलित है। चौथा बिंदु आता है छात्र की अभिरुचियां। इसमें साहित्य, संगीत, कला तथा प्रकृति दर्शन सम्मिलित है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है अभिवृत्तियां। तो इसके अंतर्गत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता इसमें सम्मिलित है। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ में दोस्तों सिर्फ मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ छात्रों के सीखने की गति को बढ़ाता है। अवधारणा ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध रूप से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है। साक्ष्यों का यह संकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार कर उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जा सकता है, उसमें अपडेट किया जा सकता है, उसको दोबारा से सीखा जा सकता है, अगर कुछ कमियां हैं उनको सुधारा जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी, विकास की गति उतनी ही बेहतर होगी। इस तरह से आपको मूल्यांकन के बारे में भी जानकारी रखनी है। उसके बाद में दोस्तों अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सिद्धांत क्या कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला सिद्धांत आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा सीखने की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती है, जिसमें बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा सिद्धांत आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से की जाती है, न कि अन्य बच्चे की प्रगति से। अब देखिए, कई बार मूल्यांकन में गलतियां क्या रहती है कि हम क्लास के सभी बच्चों का मूल्यांकन एक साथ करते हैं, तो कौन इंटेलिजेंट है, कौन कमज़ोर है, उससे हम कंपेयर करते हैं। बट कंपेयर कैसे किया जाना चाहिए कि बच्चा, जिस भी बच्चे का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, वो बच्चा कुछ दिन पहले उसका मूल्यांकन कैसा था और आज उसका मूल्यांकन कैसा है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ या फिर डिक्रीज उसमें आया। तो वो सब चीज़ें देखनी चाहिए, न कि दो बच्चों में वहाँ पर कंपेयर किया जाना चाहिए। तो इसके बाद में दोस्तों थर्ड नंबर पर है, इसमें बच्चे की सीखने की गति एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से तीन सिद्धांतों को ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है। तो यहाँ पर पहला बिंदु यह अध्यापक को प्रभावी अध्यापन कार्यनीतियाँ बनाने में सहायता देती है। दूसरा बिंदु है निरंतर मूल्यांकन से छात्र की प्रगति सीमा और स्तर के नियमित मूल्यांकन में सहायता मिलती है। तीसरा बिंदु है निरंतर मूल्यांकन के कमियों का निदान किया जा सकता है। निरंतर हम मूल्यांकन करते रहेंगे तो हमें पता लगेगा कि स्टूडेंट में क्या क्या कमियां हैं, उनको किस तरह से सुधारना है, फिर हम उस पर काम कर सकते हैं और अध्यापक छात्र की क्षमताओं, कमियों और ज़रूरतों से उससे सुनिश्चित हो सकते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु है
निरंतर मूल्यांकन द्वारा बच्चे अपने क्षमताओं और कमियों को जान सकेंगे। और उसके बाद में पांचवा बिंदु है कि यह भविष्य में पाठ्यक्रमों और करियर के विषय में निर्णय लेने में सहायता देता है। तो इस तरह से 5 बिंदु आपको यहाँ पर महत्व के ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है हमारे सामने, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इनके प्रमुख उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके तथा समाज के अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के उद्देश्य निम्न है। तो उद्देश्यों की बात करते हैं। पहला उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। दूसरा बिंदु देखिए, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा बिंदु देखिए, शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना। चौथा बिंदु देखिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होना चाहिए। पांचवा बिंदु देखिए, यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का उद्देश्य होना चाहिए। छठा बिंदु देखिए, शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। सातवां बिंदु देखिए, शिक्षक का विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होना चाहिए। आठवां बिंदु, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य निहित होना चाहिए। उसके बाद में नौवां बिंदु देखिए, मूल्य केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। 10वां बिंदु है पोषणीय विकास का उद्देश्य। और 11वां बिंदु है शिक्षक का विकास एक ज्ञान स्रोत के रूप में होना चाहिए। तो इस तरह से ये 11 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, शिक्षा का अधिकार क्या है। तो देखिए, सन 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 में इसे कानून को रूप में लागू करा। और इस अधिनियम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। तो आइए इसके तत्वों की बात करते हैं। पहला तत्व है, प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए विशेष उपबंध होना चाहिए और उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए उनकी आयु के अनुसार। जितनी उनकी आयु है इस क्लास में हो सकते होने चाहिए, तो उस क्लास में उनको बैठा करके और जो प्रारंभिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष की, तो उसको पूरी करवाने का यहाँ पर अधिकार। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। अगर किसी कारणवश भी विद्यालय चेंज करवाना चाहता है अगर बच्चा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, बच्चा स्कूल चेंज कर सकता है। उसके बाद में तीसरा बिंदु है, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, नए नए विद्यालय ओपन। और उसके बाद में दोस्तों चौथा बिंदु आता है, वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। पांचवा बिंदु है, राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेंगी। और छठा बिंदु है, प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए। उसके बाद में सातवां बिंदु देखिए, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसको पूरी करने दी जाएगी। उसके बाद में आठवां बिंदु, किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। और नौवां बिंदु देखिए, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद की संख्या से 10% से अधिक यहाँ पर कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के ये कुछ नियम हैं जिनको आपको कुछ अधिकारों को ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है 1986 की नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, पहला बिंदु है, एक निश्चित स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी जाति धर्म स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार उपयुक्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावशाली कदम भी उठाए जाएंगे। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की शैक्षणिक संरचना है। तो देखिए यहाँ पर 10+2+3 यानी कि 10 10वीं और 12वीं 10+2 और उसके बाद में +3 यानी कि ग्रेजुएशन के ढांचे को संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा, जो कि दोस्तों समानता वहाँ पर सब में रहेगी पूरे ऑल इंडिया में। इसके बाद में तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु देखिए, शिक्षा में समानता की दृष्टि से महिलाओं में साक्षरता प्रसार हेतु बल दिया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों के बालकों को अन्य जातियों के लोगों के बराबर लाने के लिए उनके शैक्षिक विकास पर भी बल दिया जाएगा। और शारीरिक व मानसिक दृष्टि से विकलांग जो हैं उनको समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलाने हेतु सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ बिंदु आपको तीसरे बिंदु के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में
अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, प्रौढ़ शिक्षा की ओर देखिए। निर्धनता दूर करना, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय एकता आदि की प्राप्ति हेतु विभिन्न पद्धतियों और माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों का पुनरावलोकन कर उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। इसके बाद में पांचवा बिंदु है व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण में देखिए, बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद में छठा बिंदु देखिए, खुला विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर देने व शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से खुले विश्वविद्यालय की प्रणाली शुरू की गई। डिग्री को नौकरी से अलग करना, विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून आदि को छोड़ करके कुछ चुने क्षेत्रों में डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। डिग्री करना सिर्फ नौकरी पाने के ही उद्देश्य से नहीं की जाएगी, तो ये यहाँ पर बात करी गई है। इसके बाद में ग्रामीण विश्वविद्यालय। ग्रामीण क्षेत्र के उन्नयन हेतु ग्रामीण विश्वविद्यालय के नए ढांचे को सुदृढ़ कर उसे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। और नवा बिंदु आपको ध्यान रखना है, तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा। यहाँ पर प्रबंधन तकनीकी का किया जाएगा और पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातों को ध्यान दिया जाएगा। भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने हेतु उसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी और पर्यावरण की शिक्षा पर उचित बल दिया जाएगा। इसके बाद में 11वां बिंदु देखिए, भाषाओं के लेकर के। तो इस संबंध में 1968 की शिक्षा नीति में दिए गए प्रावधान को अधिक सक्रियता और स्वदेशियता से लागू किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखना है कितने लोगों को त्रिभाषा सूत्र के बारे में पता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 12वें बिंदु की ओर, पुस्तकें और पुस्तकालय। जन शिक्षा के लिए कम कीमत पर अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही पुस्तकों की गुणवत्ता को सुधारने, पढ़ने की आदत का विकास करने और सृजनात्मकता लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों की दशा सुधारने एवं नए पुस्तकालयों की स्थापना हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। 13वां बिंदु है शिक्षा तकनीकी। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षा तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। और 14वां बिंदु है कि मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा में सुधार किया जाएगा। 15वां बिंदु है अध्यापकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाएगा। 16वां बिंदु है शिक्षा की योजना एवं प्रबंध की व्यवस्था जो है पुनर्गठन करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर समुचित व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। इसके बाद में 17वां बिंदु देखिए, शिक्षा के विकास हेतु गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को, जिनमें समाज सेवा सक्रिय समुदाय भी शामिल है, प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी सहायता भी दी जाएगी, बशर्ते उनकी प्रबंध व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उपरोक्त प्रावधानों को यदि सफल रूप से क्रियान्वित किया जाए तो यह निश्चित है कि भारतीय समाज में शिक्षा की निश्चित ही व्यापक रूप से प्रसार होगा। साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति होगी, जिससे भारत अन्य उन्नतिशील राष्ट्रों के समक्ष अपने आप को खड़ा करने में सफल हो सकेगा। इस तरह से दोस्तों आपको ये 1986 वाला टॉपिक भी क्लियर रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के बारे में, यानी कि KGBV यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की योजना चलाई गई, जिसमें पढ़ाने के साथ साथ आवास सुविधा भी वहीं पर रहेंगी। तो ये योजना जो है NPEGEL योजना के अंतर्गत चयनित ब्लॉकों में से प्रथम चरण में 56 ब्लॉकों में तथा द्वितीय चरण में 130 ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। यह योजना वर्ष 2004 से प्रारंभ की गई थी। इसमें 1 से 8 कक्षा तक की बालिकाओं को निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। सत्र 2011-2012 से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 12वीं तक कर दिया गया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, शिक्षण सामग्री, पोशाक, भोजन, आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 14 KGBV संचालित किए जा रहे हैं। यह योजना राज्य के कुल 30 जिलों के 186 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्वीकृत है। इन 186 ब्लॉकों में से 131 KGBV मॉडल प्रथम व 55 KGBV मॉडल तृतीय के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा BPL परिवारों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं। ये विद्यालयों का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बाई के नाम पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय रखा गया। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है उसकी बात करते हैं। तो इन विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को जोड़ना है जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गम वास
स्थानों में रहते हुए किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा सकी अथवा जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है, ऐसी बालिकाओं को निर्धारित ब्लॉक से चयन कर इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से आपको KGBV के बारे में भी जानकारी रखनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मॉडल स्कूल के बारे में। तो देखिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर ज्ञानोदय योजना का शुभारंभ किया। ज्ञानोदय योजना के तहत निजी प्रतिभागियों की सहायता से राज्य के उदयपुर और अजमेर संभाग के 10 जिलों में 50 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों की स्थापना DBFMOT डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रबंध, संचालन व स्थानांतरण आधार पर की जाएंगी। निजी प्रतिभागियों को सरकारी समर्थ प्रदान करने हेतु जमीन और पूंजी प्राप्त होगी। ये विद्यालय सुविधा संपन्न व उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के केंद्र होंगे, जहां निजी पब्लिक स्कूलों जैसे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यहां पढ़ने वाले आम बच्चों की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाएगा। तो मॉडल स्कूल के बारे में भी आपको ये जानकारी ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से दोस्तों 4th यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हमने इस वीडियो में करी। आई होप आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी समस्याएं रहती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।